Hello, students. Welcome back to the class. I hope you all are doing great. Now, we'll proceed with our next topic, that is dissolution. इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? डिसोल्यूशन मतलब कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व कैसे होती है. इनफैक्ट हम ये भी पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म सेम है कि डिफरेंट है. अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? सेम ही तो है. पार्टनरशिप डिसॉल्व मतलब फॉर्म डिसॉल्व मतलब, बट नहीं, इसमें भी डिफरेंस होता है. तो आज हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे एवरीथिंग अबाउट द डिसोल्यूशन. यस, हमने पार्टनरशिप क्या होता है, कितने पार्टनर्स होते हैं, ये सब पढ़ लिए. अब बारी है कि पार्टनरशिप को कैसे हम टर्मिनेट कर सकते हैं, कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं. यस, सबसे पहली चीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है. यस, तो ये हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. लेट्स से कि ए बी सी डी ये चार पार्टनर्स एंड इनकी फर्म का नाम है ए बी सी डी. सॉरी, लिमिटेड का यूज नहीं करते, ए बी सी डी एंड एसोसिएट्स. तो इन दिस केस अगर ये चारों पार्टनर में से कोई एक चला जाता है या दो चले जाते हैं तो दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होगा? जब चारों के चारों पार्टनर ए बी सी डी चारों पार्टनर चले गए, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. तो बेसिक डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा. जब किसी पार्टनरशिप में से सारे के सारे पार्टनर्स चले जाएं, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. अदरवाइज दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. यस, तो the dissolution of partnership between all the partners of a firm, focus करना guys, all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. A dissolution does not necessarily follow because the partnership has ceased to do business, but the partnership may continue for the purpose of realizing the asset. डिसोल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि पार्टनरशिप में मीन्स अगर कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस बंद कर दे तो इट डजंट मीन कि डिसोल्यूशन हो गया. उस एसेट को रियलाइज करने के लिए, पार्टनर्स को फर्दर पे आउट करने के लिए, जो भी हमारा रियलाइजेशन ऑफ एसेट हुआ, लायबिलिटीज पेड ऑफ करने के लिए, उस पर्पज से भी आपकी फर्म चल सकती है. तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस. अच्छा, एक चीज बताओ, अगर हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो इसका मतलब ये है क्या कि फर्म भी डिसॉल्व हो गया? नो, बट यस, अगर हमारी फर्म डिसॉल्व होती है तो इट मीन्स कि पार्टनरशिप भी हमारी डिसॉल्व हो गई. तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज अ ब्रॉडर टर्म. यस, नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. तो फर्स्ट पॉइंट इज टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस. पार्टनरशिप के केस में हमारा बिजनेस टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है. फर्म के केस में हमारा बिजनेस बंद भी हो जाता है. पार्टनरशिप के केस में हो सकता है ना बिजनेस हम वापस से स्टार्ट कर सके, बट फर्म के केस में हमारा बिजनेस ऑल टुगेदर बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है. सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. पार्टनरशिप के केस में क्या होती है? एसेट एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है और नई बैलेंस शीट बनाई जाती है. क्यों? क्योंकि जो नया पार्टनर आया है या जो कोई पुराना पार्टनर गया, उनका भी तो अकाउंट सेटल करना पड़ेगा ना हमें. तो इसलिए इस केस में हमारी एसेट और लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं करा जाता. डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनर्स आए हैं या गए हैं, बट हमारी फर्म तो एज इट इज चल रही. तो दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सो इस केस में हमारा एसेट और लायबिलिटी को पे ऑफ करना कहीं से भी वैलिड है क्या? नहीं. तो इस केस में एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है और नई बैलेंस शीट बनाई जाती है. एंड फर्म के केस में पे ऑफ करा जाता है. कोर्ट इंटरव्यू
जनरली कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मीन्स कि पार्टनरशिप जो भी है डिसॉल्व म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होता है तो कोर्ट जनरली इंटरवीन नहीं करता है, बट फर्म के केस में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। Economic relationship. Economic relationship between the partner continues though in a changed form. Continues in a changed form. मतलब जो भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है कि हम प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे, हम लॉस कितना शेयर करेंगे, वो पार्टनर्स के बीच में कंटिन्यू रह सकता है बट डिफरेंट फॉर्म में। लेट्स से कि पहले 4 पार्टनर्स थे, अब 3 हो गए, तो पहले हम इक्वली बांटते थे तो 25% ईच आता था, 33% ईच आ रहा। तो दैट इज कि हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो चेंज्ड फॉर्म में फर्दर कंटिन्यू करें। क्लोजर ऑफ बुक्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी मैंने ऊपर आपको बताया कि फर्म हमारी चल रही है, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है, तो इस केस में बुक्स को क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं है और इस केस में बुक्स हमारी क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कब होता है, इवन तो देयर इज नो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो हम डिसॉल्व पार्टनरशिप को कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। बाय अग्रीमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज हमारा पार्टनरशिप हम डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, पार्टनरशिप का कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होगा, जब सारे के सारे पार्टनर्स या फिर एक को छोड़ के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हमारे, फर्म का बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, जिस चीज के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट करा था वो बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया। The law provides a safeguard in multiple separate businesses, तो illegality of one business will not necessarily cause the dissolution of firm। यानी कि अगर हम मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से हमारे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, हम यू कैन से कि लेट्स से कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स कर रहे हैं, कल से गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि कोई भी सिगरेट्स को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करे, तो हमारा ऑल टुगेदर बिजनेस ही बंद हो गया। बट यही हमारे वर्टिकल्स हैं, हम सिगरेट तो मैन्युफैक्चर करते ही है, साथ साथ हमारा लेट्स से कि वुडन का भी बिजनेस है जहां पर हम बेड्स वगैरह बना, तो अगर मल्टीपल वर्टिकल्स और एक वर्टिकल का बिजनेस बंद हो गया तो भी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी और फर्म आगे कंटिन्यू करेगी फर्दर। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज डिसॉल्यूशन ऑन कॉन्टिजेंसी। कि कब कब हमारी फर्म डिसॉल्व हो सकती है। A firm is dissolved upon expiry of a fixed term। हमने एक फिक्स्ड टर्म के लिए पार्टनरशिप ओपन करी थी कि हम 2 साल के लिए इसमें बिजनेस करेंगे, वो टेन्योर हमारा खत्म हो गया। कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक एडवेंचर, प्रीवियस वाला एग्जांपल, हमने पार्टनरशिप खोली थी कि हम इतनी मशीन से एक्सपोर्ट करेंगे, वो हमने कर दी, हमारा वो स्पेसिफिक एडवेंचर खत्म हो गया, स्पेसिफिक एक्शन खत्म हो गया, तो हमारा पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। डेथ ऑफ एनी पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। डिसॉल्यूशन बाय नोटिस, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है और पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की, एंड उस केस में जो डेट मेंशन है आपकी नोटिस में उस डेट से डिसॉल्यूशन माना जाएगा। अगर कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो डेट ऑफ द नोटिस कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब कब डिसॉल्व करता है फर्म को, कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है इन सारे ग्राउंड्स पे अगर कोई पार्टनर रिक्वेस्ट करे तो। मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर मेंटली अनसाउंड हो गया तो वो कोर्ट के पास जा सकता है फर्म को डिसॉल्व कराने। परमानेंट कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, कंडक्ट ऑफ अ पार्टनर प्रीजुडिशियल टू द बिजनेस, मतलब कुछ ऐसा कंडक्ट करा जा रहा है, किसी पार्टनर ने कुछ ऐसा करा जो बिजनेस के ही डिसएडवांटेजेस के लिए, बिजनेस के हित में ही नहीं है, तो उस केस में भी पार्टनर जा सकता है कोर्ट के पास कि आप इंटरवीन करो और हमारी फर्म को फर्दर डिसॉल्व करो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो हमारी पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना है, यानी कि जो हमारी पार्टनरशिप डीड है, उसमें जो भी हमारे म्यूचुअल राइट्स ऑब्लिगेशंस डिफाइंड है,
वो कॉन्टिन्यूअसली ब्रीच करे जा रहे हैं, एक पार्टनर कर रहा है या कोई भी पार्टनर कर रहा है, अगर वो कॉन्टिन्यूअसली ब्रीच करे जा रहे हैं तो भी कोई पार्टनर जा सकता है फॉर, यू कैन से कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स एंटायर इंटरेस्ट टू थर्ड पार्टी, किसी पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एनी नॉलेज, तो उस केस में भी हम जा सकते हैं, डिसॉल्व के लिए जा सकते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस दैट कैन ओनली कंटिन्यू एट अ लॉस, हम ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हैं कि जो फर्दर कंटिन्यू कैसे किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लॉस पे। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद उसका आफ्टर कॉन्सिक्वेंस क्या है। देखो आप खुद गेस करो आफ्टर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कि अगर हम किसी थर्ड पार्टी के लिए लायबल हैं तो हम होंगे, जो हमारे एसेट लायबिलिटी है हम लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, बाकी कुछ बचेगा तो बाकी पार्टनर्स को आपस में बांट देंगे, कॉन्टिन्यूइंग और लास्ट में हमारा क्या होगा कि जो भी पार्टनर्स हैं वो वाइंडिंग अप एक्टिविटीज के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबली रहोगे। तो यस, फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूइंग लायबिलिटी, इस केस में पार्टनर्स कंटिन्यू टू लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर एक्ट्स दैट कुड हैव बीन परफॉर्म्ड एक्ट्स बिफोर डिसॉल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन इज गिवन। ये हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, दे आर पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। सो अगर कोई एक्टिव पार्टनर जिसने पब्लिक नोटिस नहीं दी तो वो इवन आफ्टर पब्लिक नोटिस भी लायबल रहता है। तो दैट इज कि डिस्पाइट डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन हो जाएगा तो भी पार्टनर कंटिन्यू रहेंगे, किसके लिए, फर्म के डेट्स के लिए। नेक्स्ट, राइट टू बाइंडिंग अप, every partner to have the firm's property applied to payment of debt and liability with surplus distributed among them according to their rights, means कि जितने भी एसेट और लायबिलिटीज हमारे, पहले लायबिलिटीज को एसेट से पे ऑफ करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यू अथॉरिटी, पार्टनर्स की अथॉरिटी कॉन्टिन्यू रहेगी आफ्टर डिसॉल्यूशन भी फॉर नेसेसरी बाइंडिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड कंप्लीटिंग अनफिनिश्ड ट्रांजैक्शंस। दिस अथॉरिटी डज नॉट एक्सटेंड टू क्रिएटिंग न्यू ऑब्लिगेशन अनरिलेटेड टू बाइंडिंग अप, मींस अगर हमारा वाइंड अप चल रहा है तो जो पार्टनर्स की अथॉरिटी है, जिस चीज के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो किन किन चीजों के लिए फर्दर कंटिन्यू रहेंगे इवन आफ्टर डिसॉल्यूशन, वाइंडिंग अप एक्टिविटीज के लिए, और अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो इन द मिड है जिसको हम कंप्लीट कर सकते हैं तो उन ट्रांजैक्शन के लिए भी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे एंड कोई भी नया राइट या नया कॉन्ट्रैक्ट या नया ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं करते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म मतलब सारे के सारे पार्टनर्स जहां पर चले गए, जहां पर बिजनेस हमारा क्लोज हो जाता है, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, जहां पर सारे पार्टनर्स ने मिलकर अग्री करा कि हम फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन, जहां पे सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए सिर्फ एक को छोड़ के। बिजनेस बिकमिंग इलीगल, बिजनेस ही इलीगल हो गया ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ, तो भी हमारा फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बाय नोटिस ऑफ डिसॉल्यूशन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप एट विल पर है तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है अगर कोई भी पर्सन उस चीज की कोई भी पार्टनर आपको नोटिस दे फॉर डिसॉल्यूशन। नेक्स्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म थ्रू कोर्ट, कोर्ट किन किन सर्कमस्टांसेस में डिसॉल्यूशन ऑर्डर करेगा, ये भी हम ऊपर वैसे कवर कर सकते हैं। व्हेन अ पार्टनर becomes unsound mind as the incident does not automatically dissolve the firm, either the lunatic through his guardian or other partners may file a suit for the dissolution of the firm. In either case the court may order dissolution which will take effect from the date of the order. अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया तो चाहे वो पार्टनर अपने गार्जियन के थ्रू या फिर बाकी कोई भी पार्टनर कोर्ट के पास जा सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई भी पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए तो वो पार्टनर या फिर फर्म का कोई भी पार्टनर जा सकता है डिसॉल्व के लिए। मिसकंडक्ट ऑफ अ पार्टनर अफेक्टिंग द बिजनेस, कोई भी पार्टनर ने कुछ ऐसा फ्रॉड कर दिया, कुछ ऐसा बिजनेस में यू कैन से कि रॉन्गफुल कंडक्ट कर दिया जिसकी वजह से बिजनेस ही पूरा इफेक्ट हो गया,
या फिर बिजनेस की इमेज पे इफेक्ट पड़ गया, एनी विच इज बिजनेस पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ गया, तो इन दैट केस भी कोर्ट इंटरवेन करके डिसॉल्यूशन का ऑर्डर दे सकती है। Even gambling by a partner or conviction of a partner for traveling without ticket would be sufficient ground. मीन्स देख लो, मिसकंडक्ट आपका कोई भी छोटा से छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा से बड़ा हो सकता है, तो कोई भी मिसकंडक्ट अगर कोई पार्टनर करता है तो वो भी वैलिड ग्राउंड हो सकता है कोर्ट के पास जाके डिसॉल्व कराने का फॉर्म। परसिस्टेंट डिसरिगार्ड ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑलरेडी कवर्ड। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और शेयर बाय ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने अपनी इंटरेस्ट, अपना यू कैन से कि राइट किसी और पार्टनर को ट्रांसफर कर दिया, कोई नए बंदे को ही ऑल टुगेदर ट्रांसफर कर दिया। हमने पढ़ा था पार्टनरशिप में अगर हमें कोई भी पार्टनर को एडमिट करना है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम कर सकते हैं, राइट, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स हम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पार्टनर ने बिना कंसेंट के ही कर दिया तो वो भी वैलिड ग्राउंड हो सकता है आपकी फॉर डिसॉल्यूशन। बिजनेस वर्किंग एट द लॉस, अगर बिजनेस काफी टाइम से लॉस में नहीं चल रहा है, उसको हम किसी भी तरीके से प्रॉफिट में ला ही नहीं पा रहे, तो भी वैलिड ग्राउंड है। एनी जस्ट एंड इक्विटेबल, इन सब ग्राउंड्स के अलावा कोई और ग्राउंड जिसपे कोर्ट को लगता है कि इट इज इन द फेवर ऑफ फर्म ओनली, कि अगर हम इसको डिसॉल्व कर दें तो भी वो ऑर्डर दे सकती है फॉर द डिसॉल्यूशन और इंटरफेयर कर सकती है। राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम, right to return of premium. To buy entry into an existing firm, a new partner sometimes has to pay a premium to the existing partner in addition to an investment of capital. On dissolution, he is entitled to demand the return of a proportion of the premium if the partnership was of fixed term and was dissolved before the expiry of that term, unless dissolution was caused by agreement, misconduct of the party seeking death of a partner. ये क्या कहता है कि अगर हमारी एक फर्म चल रही थी ABC, डी आता है उसमें कि मेरे को भी अपनी फर्म में पार्टनर बना दो, ABC तीनों ने कंसेंट दे दिया, बट क्या बोला बी को कि आप हमें कुछ अमाउंट एज अ प्रीमियम पे करो, कि हम 10 साल से इसको चला रहे हैं, हमने गुडविल बना रखी है, हमारा प्रॉफिट इतना, डे 1 से आते ही आप उसका बेनिफिट लोगे, जो हमने पीछे हार्डवर्क करा है उसका हमें प्रीमियम चाहिए। डी ने बोला ठीक है, आई विल पे यू 2 लाख एज अ प्रीमियम। इस फर्म की टेन्योर था 15 ईयर्स, 12 साल के बाद ही फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है डिसॉल्यूशन के लिए, तो दैट डी मे आस्क फॉर दैट 2 लाख रुपीज की जो मैंने आपको प्रीमियम पे करा था, मेरे को वो प्रीमियम वापस चाहिए, मैंने वो प्रीमियम 5 साल के लिए पे करा था, आप 2 साल में फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो मेरे को प्रीमियम चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनेटली 2 लाख रुपीज कितने साल के लिए थे, 5 ईयर्स के लिए, हम 2 ईयर्स में बंद कर रहे हैं, तो हमें उसे 40,000 80,000 काट के बाकी के 1,20,000 रिटर्न करने पड़ेंगे। बट वो किन केस में प्रीमियम नहीं डिमांड कर सकता, अगर बाई म्यूचुअल अग्रीमेंट हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, जिसमें उस पार्टनर ने भी कंसेंट दिया है कि हाँ ठीक है हम फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं। मिसकंडक्ट हम उस वजह से ही डिसॉल्व करें क्योंकि डी ने ही कोई मिसकंडक्ट करा है, अगर डी ने ही कोई मिसकंडक्ट करा है तो हम अगर उसी की वजह से फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में भी वो प्रीमियम नहीं मांग सकता। और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर डी की डेथ हो जाती है या फिर तो वो पार्टनर हमसे प्रीमियम नहीं मांग सकता। डेथ ऑफ अ पार्टनर मीन्स किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है जिसकी वजह से हम फॉर्म डिसॉल्व कर। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन पे अकाउंट्स को कैसे सेटल करा जाता है, पहले किसकी लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, उसके बाद कैसे फर्दर जो बचेगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दिस इज द टॉपिक, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहने वाली है,
लॉसेस आर पेड फर्स्ट फ्रॉम द प्रॉफिट। जो भी लॉस हुए हैं, जो भी कंपनी के लॉस हैं, तो पहले हम प्रॉफिट से पे ऑफ करेंगे, फिर कैपिटल से करेंगे। अगर तो भी कुछ बचता है तो पार्टनर्स इंडिविजुअली लेकर आएंगे। समझ गए? पहले प्रॉफिट जितना भी है उससे लॉस को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स ने जो कैपिटल पार्टनरशिप को इनकॉर्पोरेट करते टाइम, पार्टनरशिप बनाते टाइम लेकर आए थे हम, उसको उससे पे ऑफ करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल पॉकेट से लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, एसेट्स कैसे अप्लाई करेंगे? एसेट्स पहले यूज होंगे थर्ड पार्टी के डेट को पे करने में। देन अगर किसी पार्टनर ने कोई एडवांस दे रखा है तो हम वो करेंगे, उसके बाद उनके कैपिटल को पे ऑफ करेंगे। हमने क्या पढ़ा? लॉस कैसे हम पे ऑफ करेंगे। अब हम पढ़े एसेट्स अगर कंपनी में कुछ है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले थर्ड पार्टी का अगर कुछ भी देना बाकी तो वो देना। देन पार्टनर्स ने अगर कुछ एडवांस दिया, ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, डी ने 20 लाख रुपए एडवांस दे रखे थे कि ठीक है जब भी कंपनी हमारी फर्म चलेगी सही से मैं वापस ले लूंगा, तो पहले वो एडवांस देंगे। फिर जो इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूट करा था पार्टनर्स ने, फिर उसको पे करेंगे। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी बचता है तो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ डेट्स। डेट्स को कैसे ट्रीट करा जाएगा? पहले फर्म की प्रॉपर्टी यूज होगी फर्म के डेट को पे करने के लिए, फिर पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज होगी पर्सनल डेट को जो भी बाकी का डेट होगा उसको पे करने के लिए। नेक्स्ट, स्पेशल राइट एंड रेस्ट्रिक्शन। ये इसमें काफी कुछ दिया हुआ है कि जैसे पर्सनल प्रॉफिट नहीं ले सकते आप बाइंडिंग अप के टाइम पे। अगर बाइंड अप कर रहे हो तो आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपको फर्म से पर्सनल प्रॉफिट कुछ हो। लेट्स से कि फर्म में यूसे की फर्म के नाम पे एक लैंड थी जो कि जिसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में 20 लाख रुपए है। पार्टनर ने बोला मेरे को दे दो मैं खरीद लेता हूँ 10 लाख में, तो आप नहीं कर सकते। कोई भी पर्सनल प्रॉफिट आप नहीं अर्न कर सकते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग अप। रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से पहले ही हमने प्रीमियम रिटर्न कर दिया उस पार्टनर का, नहीं कर सकते। और जब पार्टनरशिप फ्रॉड की वजह से हमारी डिसॉल्व होती है तो उसमें क्या क्या रेमेडीज है ये सब हमारे फर्दर सेक्शंस में दिए गए। ये सारा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है। आप आफ्टर डिसोल्यूशन फर्म का नाम या प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। कोई भी नॉन कम्पीट अग्रीमेंट है तो वो वैलिड रहेगा। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट क्या होता है कि हमने लेट्स से कि एक्टिव पार्टनर था, उसको बिजनेस का सब कुछ आता था, उसने अपना ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस शुरू कर लिया, तो कई बार हम अग्रीमेंट बनाते हैं कि आप हमारी फर्म से निकलने के बाद या हमारी फर्म के डिसॉल्व होने के बाद 2 साल तक 4 साल तक आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस में एंटर नहीं करोगे। तो दैट इज द सिनेरियो कि आप नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट को ब्रीच नहीं करोगे, वो वैलिड ही रहेगा। एंड देन इज गुडविल वैल्यूएशन एंड राइट्स अपन से भी अभी आप नीचे पढ़ेंगे। Inability of a partner to contribute towards deficiency। हमने अकाउंट सेटल कर दी, हमने अकाउंट सेटल कर दिए, बट जो भी लॉस हुआ, जो भी हमने फर्म के प्रॉपर्टी से पे ऑफ कर दिया, फर्म के प्रॉफिट से पे ऑफ कर दिया, जो पर्सनली बनता था पार्टनर्स को लाना। लेट्स से कि हमारा 50 लाख रुपए का लॉस था, 10 लाख का प्रॉफिट था, हमने पे ऑफ कर दिया। के बाद 10 लाख ईच पार्टनर्स ने लगा रखे थे, यानी 30 लाख रुपए का पार्टनर्स का कैपिटल था, पे ऑफ कर दे, कितना बचा? 10 लाख। अब वो सारे पार्टनर्स को लेकर आना था, तीनों पार्टनर को 3.33 लाख लेकर आने थे, बट सी नहीं ला पाया।
डेफिशिएंसी हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में अगर ये इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो इसके हिस्से का 3.33 लाख है दैट इज कैपिटल लॉस। और ये कैपिटल लॉस जो बाकी के पार्टनर्स हैं ए एंड बी वो बेयर करेंगे, दे बेयर दैट लॉस अनलेस कोई अग्रीमेंट हमारा कुछ और नहीं कहता है। इसमें ये रूल था गार्डनर वर्सेस मुर्रे केस, ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए केस स्टडी गार्डनर वर्सेस मुर्रे। इसमें क्या कहते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स हैव टू बेयर सच लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स एज ऑन द डेट ऑफ डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन के डेट पे उनका जो भी कैपिटल है उस रेशियो में वो बेयर करेंगे इनसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस। सेम यही वाला केस है जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा। द सॉल्वेंट पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट ओनली देयर शेयर ऑफ डेफिशिएंसी इन कैश। The available assets should be distributed among the solvent party in proportion to their capital. The deficiency of capital of the insolvent party will be distributed among the solvent party in their capital. Means solvent partners जो भी है वो अपना जो डेफिशिएंसी का पोर्शन है 3.3 लाख 3.3 लाख वो तो देंगे ही देंगे। उसके बाद अगर कुछ भी अवेलेबल एसेट्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स के आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड थर्ड इज अगर कुछ भी डेफिशिएंसी आती है, कुछ भी लॉस आता है, सी इंसॉल्वेंट हो गया उसके हिस्से का लॉस ए और बी जो कि सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो पॉपअप करेंगे। नेक्स्ट इज गुडविल। हम अपनी पार्टनरशिप 10 साल से चला रहे थे तो जायज सी बात है कि हमारी कुछ रेपुटेशन बनी होगी, यू कैन से कि मार्केट में उस रेपुटेशन का भी तो पैसा है। रेपुटेशन का क्या, यस goodwill is the advantage which is acquired by a business beyond the mere value of the capital, stock fund and property employed there. It is in consequence of the general public patronage and encouragement. Generally, goodwill means reputation. जो भी आपने मार्केट में रेपुटेशन कमाई है मैम, गुडविल फिर क्या होता है, दिस इज एन असेट, इट इज अ इंटेंजिबल एसेट जिसकी वैल्यू होती है, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट हैज इट्स वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू होती है। अगर कुछ और अग्री नहीं करा गया तो डिसोल्यूशन के टाइम पे इसको हम सोल्ड आउट कर देंगे और जो भी इसकी पैसे आएंगे, यू कैन से प्रोसीड्स आएगा, वो कैपिटल के रेशियो में पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन केस अगर किसी पार्टनर की डेथ की वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, इन केस किसी पार्टनर की डेथ की वजह से फर्म डिसॉल्व हो रही है, उस केस में उसका ई स्टेट भी वो प्रोसीड्स के लिए एलिजिबल होगा। If the goodwill is sold and there is no agreement as per its disposal, any partner can carry on the business provided that by doing so he does not expose former partners to liability. मीन्स अगर डिसोल्यूशन हो गया, पुराने फॉर्म के नाम पे कोई पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, बट जो भी पुराने पार्टनर है वो उसके लिए लायबल नहीं होंगे। सेल ऑफ गुडविल। गुडविल हम किसको बेच सकते हैं, आप चाहे तो पार्टनर को भी बेच सकते हो और किसी आउटसाइडर को भी बेच सकते हो और जो वैल्यू होगी वो डिविजिबल होगी आपस में लोग। राइट्स क्या है बायर के और सेलर के रिगार्डिंग द गुडविल। बायर का क्या राइट है, जो खरीद रहा है उसका क्या राइट है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है बिजनेस कंटिन्यू करने में कि ठीक है आप नहीं कर रहे, आपने डिसॉल्व कर दी, मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा। लेट्स से कि एबीसी एंड एसोसिएट्स थी, बाद में पी क्यू आर नए पार्टनर आ गए, ए बी सी तीनों चले गए, सेम नाम पे अगर कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ।
मेंटेन हिज एक्सक्लूसिव राइट टू द यूज ऑफ द फर्म नेम। अगर उसने गुडविल खरीदी है, कुछ पैसे दिया है, तो उसका एक्सक्लूसिव राइट है उस फर्म नेम को यूज करने में। ये नहीं कि एबीसी ने इधर तो गुडविल बेच दी पीक्यूआर को, पैसे भी कमा लिए और बाद में सेम फर्म के सेम नाम से दूसरी फर्म स्टार्ट हो, दैट्स नॉट राइट। तो इसलिए मेंटेन इज एक्सक्लूसिव राइट टू यूज द फर्म नेम एंड सॉलिसिट कर सकता है फॉर्मर कस्टमर्स को एंड रिस्ट्रेन द सेलर ऑफ द गुडविल फ्रॉम डूइंग सो। वो जो भी उस फर्म के पहले कस्टमर रह चुके हैं उन सबको बुला सकता है, उन सबको ले सकता है, सॉलिसिट कर सकता है और सेलर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेलर का क्या राइट है? वेंडर में एंटर इनटू कंपटीशन विद द परचेजर अनलेस इट इज प्रिवेंटेड बाय वैलिड लिस्टिंग क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जिसने सेल करा है वो इन कंपटीशन परचेजर के सामने दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर सकता है दूसरे नाम पे, उसका राइट है वो, प्रोवाइडेड किसी अग्रीमेंट में उसको उस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट ना करा गया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा यू कैन आस्क मी। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आप मेरे को वहां पे पूछ सकते हो। आप अनूप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर वहां पे क्वेरी रेज कर सकते हो स्पेसिफिक तृप्ति गोयल के नाम पे, तो वो क्वेरी मेरे पास आ जाएगी। यस, नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन का, जो नॉन रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन था 69, उसके वो 1 साल के बाद इफेक्टिव हुआ था। अब हम पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है एंड उसके नॉन कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर हम रजिस्टर नहीं कराते तो। Registration of a firm may be effected at any time by sending the post delivery to the registrar of the area in which any place of the business firm is situated or proposed to be situated. A statement in the prescribed form and accompanied by a prescribed fee. हमें अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो हम चाहे बाय पोस्ट और बाय डिलीवर एंड डिलीवरी उस एरिया के रजिस्ट्रार को भेज सकते हैं। प्रेस्क्राइब फॉर्म्स प्रेस्क्राइब करे गए विद द फी। क्या क्या कहते हुए? मेरी फर्म का नाम क्या है, प्लेस क्या है मेरी बिजनेस का, जिसको आप कंपनी के केस में रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हो, नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा, इस प्लेस के अलावा और कहाँ का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पर मेरी फर्म काम करेगी। डेट, किस डेट पे सारे पार्टनर्स ने ज्वाइन करी थी फर्म को, पार्टनर्स का नाम और फुल एड्रेस और ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इफ एनी। अगर कोई ड्यूरेशन है तो हम वो सब भी देंगे कि हम 10 साल के लिए खोलना चाहते हैं, 20 साल के लिए खोलना चाहते हैं। The statement shall be signed and verified by all the partners or by their agent authorized by in this behalf. हम ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स विद द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द प्रेस्क्राइब्ड फी रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। हम किसके पास भेजते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। रजिस्ट्रेशन हमारा कंपलसरी है क्या? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन हमारा कंपलसरी नहीं है। बट अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। राइट ऑफ places a bar on the right of the party to sue each other or the firm for enforcing any right arising from a contract or confirmed by the partnership family. अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है हमारी तो कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता। अपने किसी भी राइट्स के लिए, किसी भी चीज के लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकता। Places a bar on the institution of suit by or on behalf of a firm against a third party if the firm is not registered. फर्म किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती, बट थर्ड पार्टी कर सकती है फर्म के अगेंस्ट। इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट कि थर्ड पार्टी भी फर्म के अगेंस्ट नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी कर सकती है बट फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं कर सकती। लेकिन
इन केसेस में ये वाले सूट्स अलाउड है। हमने क्या पढ़ा, नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, हमने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, यू कैन से। कोई भी पार्टनर किसी पार्टनर के या फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, किसी भी राइट ब्रीच होने के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकता, फर्म नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के लिए। बट ये वाले सारे सूट्स फाइल कर सकते हैं हम, वेदर हम रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। कौन कौन से, अ सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म जो हमने पढ़ा था, अनसाउंड माइंड हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई, कुछ भी है तो उन केसेस में अगर कोर्ट को हम इंटरवीन कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। अ सूट फॉर रेंडरिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, कोई भी पार्टनर सूट फाइल कर सकता है, जो फर्म डिसॉल्व हो चुकी है उसके हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, उसके लिए भी हम फाइल कर सकते हैं। सूट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसॉल्व्ड फर्म, जो फर्म डिसॉल्व हो रही है उसकी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से रियलाइज नहीं करा जा रहा, या फिर जो भी रियलाइज करा हुआ प्रोसीड से वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करा जा रहा, तो सूट फाइल कर सकते हैं। सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 100 रुपीज। आज के 100 रुपीज में क्या होता है, आई से कि वो क्लेम ऑफ सेट ऑफ क्या है। लेट से कि मेरी फर्म है ए बी सी लिमिटेड, मेरे को पी से 10,000 रुपए लेने थे, पी को मेरे से भी 10,000 लेने थे, फायदे से सेट ऑफ हो सकता है, राइट, ठीक है नील कर देता हूं। बट अगर पी नहीं मान रहा है तो बी ए बी सी पी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते अपने 10,000 रुपए के लिए, बट पी अपने 10,000 रुपए के लिए कर सकते हैं किसी के आगे, दैट इज सेट ऑफ। अगर सेम है तो भी हम नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी हमें कर सकती है, पी कर सकती है बट हम नहीं कर सकते अपने 10,000 के लिए। दैट इज द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए इट इज एडवाइजेबल कि आप कोई भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बनाओ तो उसको रजिस्टर कराओ। हाँ, बट इसकी वैल्यू अगर सिर्फ 100 रुपए तक है तो हमें अलाउड है करना, तो हम सूट फाइल कर सकते हैं कि हाँ सेट ऑफ कर लेते। अब प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसीडिंग इंसिडेंटल टू अराइजिंग फ्रॉम अ सूट और क्लेम फॉर नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज इन द वैल्यू। कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग एग्जीक्यूशन के लिए या फिर यू कैन से कि केस हमारे फेवर में आ गया या फिर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसको भी अगर उसकी वैल्यू सिर्फ 100 रुपीज तक है तो ही हम सूट फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। A suit by a firm which has no place of business in the territories to which the Indian Partnership Act extend. अगर फर्म ऐसी यू कैन से कि अगर हमें किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट सूट फाइल करना है जहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होता तो हम कर सकते हैं, बट होल ऑफ द इंडिया पे होता ही है। Suit for realization of the property of an insolvent partner, a suit by a firm whose place of business are situated in area which are exempted from the application of the Chapter 7 of the Partnership Act. Chapter 7 of Partnership Act में कुछ एरियाज स्पेसिफाइड है जहां पर एग्जेम्पशन है, उस केसेस में आप वहां पे जाकर सूट फाइल कर सकते हो, अदरवाइज जहां जहां इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है वहां आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा, बेसिकली वो सूट से रिलेटेड। Registration is a condition precedent to the right to institute the suit and therefore the condition precedent must first be fulfilled before the institution of the suit. अगर हमें कोई भी सूट फाइल करना है तो हमें उस इन सारी चीजों को छोड़ के, जो भी हमने ऊपर आज चीज पढ़ी उसको छोड़ के अगर हमें कोई और सूट फाइल करना है तो हमें पहले अपनी फर्म को रजिस्टर कराना पड़ेगा। If therefore on the date of the firm is not registered, the subsequent registration cannot validate the suit. जब भी सूट फाइल करा उस डेट पे अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है और फिर हम सोचे जब हियरिंग आ रही है उस डेट पे हम रजिस्टर करा ले अपने आप को, तो वो वैलिड नहीं है। उस केस में कोर्ट क्या करेगा, आपका केस डिसमिस कर देगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर पार्टनरशिप अग्रीमेंट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो भी पार्टनरशिप में आपकी वर्किंग होती है वो सारी पार्टनर्स के अपने
खुद के यू कैन से कि पर्सनल विल पे है, आप उसके लिए कहीं पर भी केस फाइल नहीं कर सकते कि हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो उस पार्टनर की, लेट्स से कोई एक्टिव पार्टनर, हम उसके अगेंस्ट या कुछ भी हम उस पर सूट फाइल नहीं कर सकते कि हम आप पे सूट फाइल करें कि आप इस चीज को हमें स्पेसिफिकली परफॉर्म करके दो, हम नहीं कर सकते। दैट इज ऑल अपॉन द पर्सनल विल ऑफ दैट पार्टनर। सूट फॉर लाइबल और स्लैंडर, लाइबल और स्लैंडर क्या होता है, हमारे डिफेमेशन होता है कि अगर हमने किसी पार्टनर को डिफेम कर दिया या फिर किसी ने हमारी फर्म को डिफेम कर दिया, तो भी अ फर्म इज merely a collection of partners and cannot bring a suit for libel or slander. Libel or slander against a firm imply libel or slander of its partners. Such partner themselves or anyone may file the suit for libel or slander. ठीक है, फर्म जो है merely पार्टनर्स का कलेक्शन है, तो वो सूट फाइल नहीं कर सकती लाइबल और स्लेंडर का, फर्म खुद नहीं फाइल कर सकती, बट एज आई टोल्ड फर्म के अगेंस्ट फाइल किया जा सकता है, और कोई और पार्टनर है तो वो फाइल कर सकता है, बट फर्म फाइल नहीं कर सकता। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलएलपी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू।